आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में मनी ऑर्डर्स के बारे में करेंगे। मनी ऑर्डर्स आपके पास सेक्शन नंबर 5 में आते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में करेंगे डेफिनेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी ऑर्डर। तो ये पूरी वीडियो में सिर्फ हम मनी ऑर्डर्स के बारे में ही करेंगे। क्लोज नंबर 215 में क्या जाती है मनी ऑर्डर की परिभाषा और विभिन्न प्रकार के मनी ऑर्डर्स के बारे में। तो मनी ऑर्डर जो है इसकी परिभाषा क्या है? अ मनी ऑर्डर इज एन ऑर्डर इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर द पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी थ्रू द एजेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफिस। एक मनी ऑर्डर डाक घर की एजेंसी के माध्यम से धन की राशि के लिए भुगतान के लिए डाकघर द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है। मनी ऑर्डर की परिभाषा क्या आ जाएगी? डाकघर के द्वारा किसी भी धनराशि के भुगतान के लिए जब एक ऑर्डर जारी किया जाता है उस ऑर्डर को मनी ऑर्डर कहा जाता है। और रेमिटर इज दी पर्सन हु सेंड्स मनी ऑर्डर। जब हमने आर्टिकल्स के बारे में किया तो वहां पे मोस्टली हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं वो क्या आते हैं? एक सेंडर और दूसरा क्या आता है आपके पास? एड्रेस ही आता है। सेंडर कौन होता है? जो डाक वस्तु को भेजेगा। एड्रेस ही कौन हो जाएगा? जिस व्यक्ति के लिए उस डाक वस्तु को भेजा जाएगा। उसी तरह से मनी ऑर्डर में एक होता है रेमिटर और दूसरा होता है पेई। अब सबसे पहले देखें रेमिटर के बारे में। रेमिटर इज दी पर्सन हु सेंड्स मनी ऑर्डर। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो मनी ऑर्डर भेजेगा उसको क्या कहा जाएगा? रेमिटर कहा जाएगा। और पेई इज दी पर्सन नेम्ड इन मनी ऑर्डर टू हुम दी मनी ऑर्डर इज पेएबल। और दूसरी बात, पेई कौन हो जाएगा? वह व्यक्ति हो जाएगा जिससे उस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाना है। तो यहाँ से आएगा मनी ऑर्डर की डेफिनेशन के बारे में कि मनी ऑर्डर क्या होता है। एक आदेश होता है जिसे डाकघर के द्वारा जारी किया जाता है धनराशि के भुगतान के लिए। रेमिटर वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा मनी ऑर्डर भेजा आता है और पेई वह व्यक्ति होता है जिसके लिए मनी ऑर्डर भेजा जाएगा। मनी ऑर्डर फॉर्म्स में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस ऑन पेमेंट ऑफ 25 पैसे ईच। अब मनी ऑर्डर जो फॉर्म होता है उसे आप डाकघर में 25 पैसे के भुगतान पर प्राप्त कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ द मनी ऑर्डर फॉर्म इज नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द कमीशन पेएबल बाय द रेमिटर। मनी ऑर्डर प्रपत्र की जो लागत होगी प्रेषक द्वारा देय कमीशन से समायोजित नहीं की जाएगी। यानी कि उस मनी ऑर्डर को भेजने के लिए जो भी उसके ऊपर कमीशन बनेगा उस कमीशन में से मनी ऑर्डर फॉर्म की राशि को समायोजित नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको जो राशि है वो अलग से देनी पड़ेगी। अब चलते हैं मनी ऑर्डर्स के टाइप्स के बारे में, कौन कौन से प्रकार के मनी ऑर्डर होते हैं। तो सबसे कॉमन आ जाएगा ईएमओ, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। The amount for which a single electronic money order may be issued shall not exceed rupees 5,000 and shall not include a fraction of rupees। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है मैक्सिमम 5,000 रुपये के लिए उसे जारी किया जा सकता है और इसमें आप ध्यान रखेंगे रुपये की फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो मनी ऑर्डर भेजा जाएगा वो पूर्ण रुपये में होना चाहिए। मतलब कि आप 500 रुपये का एक मनी ऑर्डर भेज सकते हैं लेकिन 500 रुपये 50 पैसे का मनी ऑर्डर नहीं भेजा जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि इसमें रुपये की फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर मैक्सिमम कितने रुपए के लिए जारी किया जा सकता है? 5,000 रुपए के लिए जारी किया जा सकता है। और दूसरी बात, इसमें रुपए की फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। Amount for which a single electronic money order under National Social Assistance Program can be issued shall not exceed rupees 10,000। राशि जिसके लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत एक एकल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जारी किया जा सकता है वह 10,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर मैक्सिमम 10,000 रुपये की राशि के लिए जारी किया जा सकता है। और वैसे नॉर्मल की बात करेंगे तो 5,000 रुपये मैक्सिमम इसको जारी किया जा सकता है। दूसरा प्रकार आ जाएगा सर्विस मनी ऑर्डर के बारे में। पहला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। दूसरा है सर्विस मनी ऑर्डर के बारे में। द अमाउंट रिमिटेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज और टू एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक। एक मनी ऑर्डर के माध्यम से डाकघर द्वारा अपने कर्मचारियों को या फिर जनता के अन्य सदस्यों को राशि प्रेषित की जाती है। यानी कि अगर डाकघर के द्वारा डाकघर के अधिकारियों को या डाकघर के कर्मचारियों को या लोगों को कोई भी राशि भेजी जानी है तो वहां पे कौन से मनी ऑर्डर का यूज किया जाएगा? सर्विस मनी ऑर्डर का यूज किया जाएगा। तो सर्विस मनी ऑर्डर है पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा डाक विभाग के द्वारा प्रेषित किया जा सकता है, चाहे वो एम्प्लॉइज के लिए हो चाहे वो लोगों के लिए हो, किसी के लिए भी भेजा जा सकता है। उसके बाद है आपके पास वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर। तो पिछली वीडियो में हमने वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के बारे में किया था, तो वहां पर भी आया कि जब भी कोई वीपी आर्टिकल भेजा जाता है, वीपी आर्टिकल के लिए प्राप्तकर्ता से जो राशि एकत्र की जाती है उससे सेंडर को कैसे भेजा जाएगा? वीपीएमओ वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजा जाता है।
वैल्यूएबल मनी ऑर्डर इज अ स्पेशल मनी ऑर्डर फॉर्म प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द सेंडर ऑफ अ वीपी आर्टिकल। तो ये जो वैल्यूएबल मनी ऑर्डर होता है एक विशेष मनी ऑर्डर फॉर्म होता है जिसे वैल्यूएबल आर्टिकल या मूल्यदेय डाक वस्तु के प्रेषक के द्वारा तैयार किया जाता है और उसके ऊपर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं एंड सेंट अलोंग विद द वीपी आर्टिकल टू ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन फॉर रिमिटेंस ऑफ वीपी अमाउंट बैक टू हिम। तो इसे क्या किया जाता है, सेंडर के द्वारा तैयार किया जाता है, हस्ताक्षर किए जाते हैं और फिर उसे वीपी आर्टिकल के साथ क्या होता है, गंतव्य कार्यालय के लिए भेज देते हैं। गंतव्य कार्यालय पर जब वैल्यूएबल आर्टिकल का वितरण किया जाएगा, वितरण के समय प्राप्तकर्ता से जो राशि एकत्र की जाएगी उस राशि को वापस वीपी आर्टिकल के सेंडर को भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है, इसी वीपीएमओ के माध्यम से, वैल्यूएबल मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजा जाएगा। अमाउंट कलेक्टेड ऑन डिलीवरी ऑफ वीपी आर्टिकल इज रिमिटेड टू सेंडर थ्रू दी वीपीएमओ सिस्टम। तो यही वही चीज बताएगी कि वीपी ले की डिलीवरी पर या वितरण के समय जो भी राशि एकत्र की जाएगी प्राप्तकर्ता से, उसे प्रेषक को वीपीएमओ प्रणाली के माध्यम से भेजा जाएगा। उसके बाद है फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर के बारे में। परिवार आवंटन मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर रिमिटेड बाय डिफेंस अथॉरिटीज एंड पेएबल टू दी फैमिली मेंबर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल। अब फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर जो है डिफेंस अथॉरिटीज के द्वारा जारी किया जाता है, रक्षा अधिकारियों के द्वारा इसे जारी किया जाता है। किसके लिए जारी किया जाता है? जो भी डिफेंस पर्सनल होते हैं यानी कि रक्षा सेवा कर्मी होते हैं, उनके जो भी फैमिली मेंबर्स या उनके ऊपर जो भी आश्रित हैं उनके लिए इसे भेजा जाता है। तो फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक ऐसा मनी ऑर्डर जिसे रक्षा अधिकारियों के द्वारा प्रेषित किया जाता है और किसके लिए किया जाता है? रक्षा कर्मियों के परिवार के सदस्यों या उनके ऊपर जो आश्रित होते हैं, मतलब उनके जो सहारे होते हैं, उनके लिए इसे भेजा जाता है। तो यहाँ से आएगा फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर के बारे में। उसके बाद है आपके पास आईएफएस मनी ऑर्डर के बारे में। IFS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय यूपीयू टू कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल रेमिटेंस सर्विसेज अमंग पार्टनर कंट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली भागीदार देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण सेवाओं का समन्वय करने के लिए यूपीयू द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है। तो आईएफएस मनी ऑर्डर क्या आएगा? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसे यूपीयू के द्वारा डेवलप किया गया है, तैयार किया गया है। और ये क्या करता है? जो भी इसके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं या जो भी इसके भागीदार देश हैं उनके बीच में जो भी धन प्रेषण है उसको भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस इज अ मनी रिमिटेंस सर्विस थ्रू विच अ कस्टमर आइदर सेंड्स और रिसीव्स मनी रेमिटेंसेस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज थ्रू आईएफएस। तो ये क्या बताया गया कि मनी रिमिटेंस सेवा है, धन प्रेषण सेवा है, जिसके माध्यम से कस्टमर या ग्राहक क्या कर सकता है? विदेशी देशों के लिए राशि भेज भी सकता है और वहां से राशि को प्राप्त भी कर सकता है। किसके माध्यम से? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के माध्यम से। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर मनी ऑर्डर के बारे में, तो ये क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है? यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा डेवलप किया गया है। क्यों किया गया? जो भी भागीदार देश हैं उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण सेवाओं को करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है? फॉरेन कंट्रीज को आप राशि भेज भी सकते हैं और फॉरेन कंट्रीज से राशि प्राप्त भी कर सकते हैं। एट प्रेजेंट दी सर्विस इज ऑपरेशनल विद एलए पोस्ट ग्रुप फ्रांस एंड यूएई। अब ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मनी ऑर्डर सर्विस है वर्तमान में एलए पोस्ट ग्रुप फ्रांस और यूएई के साथ काम कर रही है। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 217 लिमिट्स ऑफ वैल्यू। तो जितने भी प्रकार के मनी ऑर्डर्स कर लिए, इनको मैक्सिमम कितने रुपए के लिए आप भेज सकते हैं या मिनिमम कितने रुपए के लिए भेज पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर वीपीएमओ के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आप भेजते हैं न्यूनतम 1 रुपये के लिए इसको जारी किया जा सकता है और मैक्सिमम 5,000 रुपये के लिए इसको जारी आप कर सकते हैं। ₹1 फॉर वैल्यू ऑफ 20 रुपीज़ और पार्ट देयर ऑफ, प्रत्येक 20 रुपये के लिए आपको 1 रुपये का भुगतान इसके लिए करना पड़ेगा। दूसरा है आपके पास फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर के बारे में, परिवार आवंटन मनी ऑर्डर के बारे में, जिसे डिफेंस अथॉरिटीज़ के द्वारा रिमिट किया जाता है डिफेंस पर्सनल के जो भी फैमिली मेंबर्स या उनके डिपेंडेंट्स होते हैं उनके लिए। इसमें भी मिनिमम 1 रुपये के लिए इसको जारी कर सकते हैं और मैक्सिमम 5,000 रुपये के लिए इसको जारी किया जा सकता है। उसके बाद है सेविंग बैंक मनी ऑर्डर, मिनिमम 1 रुपये के लिए जारी कर सकते हैं, मैक्सिमम 5,000 रुपये के लिए। फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर के ऊपर 6% ऑफ वैल्यू, जितनी भी राशि का आप मनी ऑर्डर भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग 6% उसके ऊपर आपसे कमीशन लिया जाएगा। सेविंग बैंक मनी ऑर्डर के ऊपर कोई भी कमीशन नहीं लिया जाता और सर्विस मनी ऑर्डर के ऊपर भी कोई कमीशन आपसे नहीं लिया जाएगा। सर्विस मनी ऑर्डर जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा अपने एम्प्लॉयज के लिए या जनता के अन्य सदस्यों के लिए रिमिट किया जाता है, इसकी मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट है 1 रुपये की।
नेक्स्ट है आपके पास क्लोज नंबर 218 मनी ऑर्डर हाउ टू ऑब्टेन। मनी ऑर्डर जो वो कैसे आपको प्राप्त करना है। द रिमिटर ऑफ अ मनी ऑर्डर मस्ट फिल इन इंक ऑन द प्रेस्क्राइब्ड मनी ऑर्डर फॉर्म द नेसेसरी एंट्रीज एडिंग इज सिग्नेचर और थंब मार्क एट द फुट। मनी ऑर्डर भेजने वाले को निर्धारित मनी ऑर्डर प्रपत्र पर स्याही से आवश्यक प्रविष्टियां भरनी चाहिए और नीचे अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी लगाना चाहिए। तो मनी ऑर्डर जो फॉर्म रहता है यानी कि जिसके माध्यम से आप उस राशि को भेजेंगे, उस मनी ऑर्डर फॉर्म को रिमिटर के द्वारा भरा जाएगा। रिमिटर कौन हो जाएगा? उस मनी ऑर्डर को भेजने वाला। और कैसे भरेगा? वो स्याही से भरेगा, मतलब स्याही वाले पेन का यूज करके उस मनी ऑर्डर फॉर्म को भरेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा? सबसे नीचे मनी ऑर्डर फॉर्म के नीचे अपने सिग्नेचर करेगा। अगर अनपढ़ है तो अंगूठे का निशान सबसे नीचे वो लगा देगा। A form without signature or thumb impression or incomplete in any respect will not be accepted। तो एक ऐसा मनी ऑर्डर जिसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है या अंगूठे का निशान नहीं लगाया गया है या फिर वो इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा आपने भर के छोड़ दिया है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकृत नहीं किया जाएगा भेजने के लिए। ऑल एंट्रीज मेड इन दी फॉर्म मस्ट बी लेजिबल। उसके बाद मनी ऑर्डर फॉर्म के ऊपर जितनी भी प्रविष्टियां की जाएंगी वो कैसी होनी चाहिए? सुपाठ्य होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी एंट्रीज उसके ऊपर आपको करनी होंगी। The remitter may write on the coupon any communication he desires to make to the pay। प्रेषक जो है कूपन पर कोई भी लिखित संचार भी भेज सकता है जो प्राप्तकर्ता को वो देना चाहता है। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के बारे में करेंगे अभी, क्योंकि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में फिर से चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पे भी हम एक चीज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के मामले में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर या कोई भी मनी ऑर्डर रहता है, इसके दो पोर्शन रहते हैं। एक ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला मनी ऑर्डर, और नीचे होता है एक्नोलेजमेंट वाला फॉर्म, ठीक है, या एक्नोलेजमेंट वाला हिस्सा होता है। तो जो भी पेई होता है या भुगतान करता होता है उसके मनी ऑर्डर के ऊपर भी हस्ताक्षर लिए जाएंगे, एक्नोलेजमेंट के ऊपर भी हस्ताक्षर लिए जाएंगे, और इसके साथ एक कूपन भी होता है। उस कूपन को अलग करके वो अपने पास रख लेता है। तो यहाँ पे उस कूपन के ऊपर क्या कर सकता है रिमिटर? कोई भी संचार जो वो पेई को भेजना चाहता है तो कूपन के ऊपर उसको लिख के वो भेज सकता है। The money order form duly filled in together with the amount of the money order and commission either in cash or by check must be presented at the post office window during the prescribed hours। विधिवत भरा हुआ मनी ऑर्डर फॉर्म, यानी कि जो मनी ऑर्डर फॉर्म है उसको सही ढंग से भरा हुआ होना चाहिए, और साथ में मनी ऑर्डर की जो भी राशि होगी, साथ में उसके ऊपर जो भी कमीशन होगा, चाहे आप नकद में लाएं चाहे चेक के माध्यम से, निर्धारित समय के दौरान डाकघर की खिड़की पर आपको इसे प्रस्तुत करना होगा। यानी कि डाकघर में जो समय निर्धारित किया गया है मनी ऑर्डर की बुकिंग के लिए, उसी समय आपको क्या करना होगा? उसी समय के दौरान आपको मनी ऑर्डर फॉर्म जो सही ढंग से भरा हुआ होना चाहिए, साथ में मनी ऑर्डर की जो भी राशि है और साथ में उसके ऊपर लिया जाने वाला कमीशन, चाहे आप कैश में दें चाहे चेक में दें, उसको आपको डाकघर की खिड़की पर प्रस्तुत करना होगा। In case of electronic money order booked under one to many, filling up of individual electronic money order shall not be required। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो है आप एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों को भी भेज सकता है, या बहुत सारे व्यक्ति मिलकर भी एक व्यक्ति को भेज सकते हैं। तो एक सिंगल प्रेषण में 6 व्यक्तियों को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेजा जा सकता है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ये भी चीज़ आएगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जब 1 to many, यानी कि एक व्यक्ति अकेला क्या कर रहा है? बहुत सारे व्यक्तियों के लिए इसे बुक कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के माध्यम से भी इस तरह की राशि का प्रेषण किया जा सकता है। क्लोज नंबर 219 है आपके पास पेज नेम्स एंड एड्रेस। भुगतानकर्ता का नाम और पता। The name and address of the pay must be entered with such completeness as shall secure identification and prevent a risk of wrong payment। भुगतानकर्ता का नाम और पता आपको इस तरह से, पूरी तरह से, यानी कि वो कंप्लीट इस तरह से होना चाहिए कि जो प्राप्त करता है या भुगतान करता है उसकी पहचान आराम से की जा सके, ताकि उसके गलत भुगतान के जोखिम को घटाया जा सके। यानी कि आप उसके ऊपर जो भी पेई का नाम और पता लिखेंगे, आपको इस तरह से और पूर्ण लिखना है कि प्राप्तकर्ता या भुगतानकर्ता की पहचान करने में कोई भी मुश्किल ना हो, जिसकी वजह से उस मनी ऑर्डर का भुगतान गलत हो जाए। तो आपको इस तरह से वो एड्रेस उसका लिखना है, उस तरह से नाम उसका लिखना है कि आराम से उसकी पहचान की जा सके। इफ अ मनी ऑर्डर इज पेएबल फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस इन अ रूरल एरिया, अगर किसी भी मनी ऑर्डर का भुगतान ग्रामीण क्षेत्र के माध्यम से किया जाना है, नेम ऑफ फादर ऑफ द पे और द हस्बैंड्स नेम शुड इनवेरिएबली बी गिवन। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? भुगतानकर्ता के पिता का नाम या उसके पति का नाम जरूर वहां पे देना चाहिए। तो जैसे हमने एड्रेस के बारे में भी किया था कि किसी भी डाक वस्तु के ऊपर जो एड्रेस लिखा जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लिखा जाता है? प्राप्तकर्ता का
का नाम, फिर उसके बाद उसके पिता या हस्बैंड का नाम लिखा जाता है। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर या मनी ऑर्डर के मामले में भी रहेगा। अगर उसका भुगतान किसी ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना है तो जो भी भुगतान करता रहेगा उसके पिता का नाम जरूर लिखना है या फिर उसके हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा। In the case of money order payable in presidency and other large towns, the name of street, the number of the house in which the pay resides and the postal address should invariably be given. प्रेसिडेंसी या बड़े शहरों में जिन मनी ऑर्डर्स का भुगतान किया जाना है, इनके एक ऐसा मनी ऑर्डर जिसका भुगतान किसी भी प्रेसिडेंसी या बड़े शहर में किया जाना है, वहाँ पे आपको गली का नाम या फिर जिस भी घर में रहता है वो पे या भुगतान करता, उस घर का नंबर जरूर उस मनी ऑर्डर के ऊपर आपको साथ में देना है और साथ में जो भी पोस्टल एड्रेस होगा वो भी साथ में दिया जाएगा। The name of only one person may be entered as pay. पे के रूप में या भुगतानकर्ता के रूप में केवल एक ही व्यक्ति का नाम उस मनी ऑर्डर के ऊपर लिखा होना चाहिए, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फर्म्स और कॉरपोरेशंस whose usual designation must be given। लेकिन आपकी जो फर्म्स वगैरह होती हैं, कॉरपोरेशंस वगैरह होती हैं, उनके मामले में क्या हो जाएगा, उनका जो सामान्य पदनाम है वो दिया जा सकता है, नहीं तो पे के रूप में केवल एक ही व्यक्ति को नामित किया गया होना चाहिए। क्लॉज नंबर 220 आपके पास नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर की गैर जिम्मेदारी। द पोस्ट ऑफिस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, डाकघर जो है किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, द रॉन्ग पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बाय इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द रिमिटर एज टू द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पे। अगर प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता या भुगतानकर्ता के बारे में दी गई कोई भी जानकारी उसके नाम के संबंध में या एड्रेस के संबंध में क्या थी, आधी अधूरी थी या फिर वो गलत थी, ऐसी कंडीशन में जब उस मनी ऑर्डर का गलत भुगतान हो जाएगा तो उस चीज़ के लिए डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। फॉर द पेमेंट ऑफ अ मनी ऑर्डर बीइंग रिफ्यूज्ड और डिलेड बाई और ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सीडेंटल नेग्लेक्ट, ओमिशन और मिस्टेकन बाई और ऑन पार्ट ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, डाकघर के किसी अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी आकस्मिक उपेक्षा, एक्सीडेंटल नेग्लेक्ट, चूक या गलती के कारण या मनी ऑर्डर के भुगतान से इनकार या देरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है। फॉर एनी रॉन्ग पेमेंट ऑफ अ मनी ऑर्डर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर द डेट ऑफ इशू ऑफ मनी ऑर्डर, उसके बाद जिस तारीख को मनी ऑर्डर जारी किया गया था उसके 1 साल के भीतर अगर आप उसके गलत भुगतान के बारे में डाकघर को जानकारी नहीं देते हैं तो उसके बाद भी डाकघर की कोई जिम्मेदारी उस मनी ऑर्डर के लिए नहीं रहती है। क्लोज नंबर 221 है आपके पास रिमिटर्स रिसिप्ट, प्रेषक की रसीद के बारे में। रिसिप्ट विल बी गिवन टू द रिमिटर फॉर द अमाउंट पेड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ मनी ऑर्डर एंड कमीशन। मनी ऑर्डर और कमीशन के लिए प्रेषक के द्वारा जिस भी राशि का भुगतान किया जाएगा उसके लिए क्या किया जाएगा, उसे एक रसीद दी जाएगी। यानी कि मनी ऑर्डर के मामले में जो प्रेषक को एक रसीद दी जाती है, उस रसीद में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में रहेगा, एक तो जिस राशि के लिए उस मनी ऑर्डर को जारी किया गया है और साथ में उस मनी ऑर्डर के लिए जो कमीशन का भुगतान किया है, उन दोनों के लिए क्या रहेगा, उस रसीद के बारे में दिया, उस रसीद के ऊपर दिया जाएगा। एनी एरर और ओमिशन इन द रिसिप्ट should be pointed out at once by the remitter, otherwise the post office will not be responsible। उस रसीद में अगर कोई भी गलती नजर आती है या कोई भी चूक नजर आती है तो प्रेषक को इसके बारे में तुरंत बताना चाहिए, नहीं तो बाद में डाकघर उस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे मनी ऑर्डर के संबंध में जो प्रेषक को रसीद दी जाती है उस रसीद में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में रहेगा, एक तो वह राशि जिसके लिए मनी ऑर्डर जारी किया गया होगा और साथ में वह राशि जो उसकी कमीशन के रूप में दी जाएगी। क्लोज नंबर 222 है सिग्नेचर ऑफ पे, भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर। द मनी ऑर्डर एंड एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी साइंड बाय द पे नेम्ड बाय द रिमिटर और बाय सम पर्सन ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द पे इन हिज बिहाफ। तो जब भी मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाएगा तो मनी ऑर्डर का जो भुगतान करता होगा उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। कहाँ पे लिए जाएंगे, मनी ऑर्डर के ऊपर भी लिए जाएंगे और साथ में उसकी एक्नॉलेजमेंट के ऊपर भी लिए जाएंगे। या फिर जो भी भुगतान करता है उसने किसी अन्य व्यक्ति को लिखित में अधिकृत किया है, क्या उसने अधिकृत किया है डाकघर को, वो भी लिखित में कि मेरा कोई भी मनी ऑर्डर आएगा तो मेरे सिवा किसी अन्य व्यक्ति को भी उसका भुगतान किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को भी उसका भुगतान किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए उसे भी क्या करना होगा, मनी ऑर्डर या फिर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, मनी ऑर्डर और एक्नॉलेजमेंट दोनों के ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे। सिग्नेचर मस्ट बी रिटन इन इंक इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस। और इस मनी ऑर्डर और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्या होगा, आपको सिग्नेचर करने के लिए जो जगह दी जाएगी उसी जगह में आपको स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करने होंगे।
क्लोज नंबर 223 है पेज एक्नोलेजमेंट के बारे में, भुगतानकर्ता की पावती के बारे में। रिमिटर ऑफ मनी ऑर्डर रिसीव्स एन एक्नोलेजमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द मनी ऑर्डर साइंड बाय द पे और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। मनी ऑर्डर भेजने वाले को भुगतानकर्ता या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित मनी ऑर्डर की राशि के भुगतान की पावती प्राप्त होती है। तो जैसे हमने ऊपर कर लिया कि एक मनी ऑर्डर है, इसके दो पोर्शन हमने कर लिए, एक आपका मनी ऑर्डर वाला पोर्शन रहेगा और दूसरा जो एक्नोलेजमेंट वाला पोर्शन रहेगा। तो जब भी भुगतानकर्ता को या पेई को इस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाएगा तो उसे मनी ऑर्डर के ऊपर भी हस्ताक्षर करने होंगे, उसे एक्नोलेजमेंट के ऊपर भी हस्ताक्षर करने होंगे। अब जब मनी ऑर्डर के ऊपर और एक्नोलेजमेंट के ऊपर उसके हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे, उसके बाद जो एक्नोलेजमेंट वाला पोर्शन होता है उसको अलग किया जाता है और अलग करने के बाद उस मनी ऑर्डर के प्रेषक को उसे भेजा जाता है। तो क्या हो जाएगा, मनी ऑर्डर भेजने वाले को भुगतान करता है या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित मनी ऑर्डर की राशि के भुगतान की पावती प्राप्त होती है, जिसके ऊपर भुगतान करता है या उसके अधिकृत एजेंट या जो भी व्यक्ति होगा उसके हस्ताक्षर रहेंगे। However, in the case of money orders issued in favor of government or district, local or municipal boards, the acknowledgement in some cases is retained by the payee who issues a departmental receipt to the remitter directly. सरकार या जिला, स्थानीय नगर पालिका बोर्डों के पक्ष में जारी किए गए मनी ऑर्डर के मामले में कुछ मामलों में पावती प्राप्तकर्ता द्वारा अपने पास रखी जा सकती है और इस मामले में सीधे प्रेषक को विभागीय रसीद जारी की जाती है। अब मान लीजिए कोई भी क्या है, गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट या लोकल या म्यूनिसिपल बोर्ड है, वो क्या करेगा, उसके लिए जो मनी ऑर्डर आएगा उसकी जो एक्नोलेजमेंट रहेगी वो उसको अपने पास रखने के लिए कुछ केसेस में अधिकृत होते हैं। जैसे हमने ऊपर कर लिया कि प्राप्तकर्ता या भुगतानकर्ता से मनी ऑर्डर और एक्नोलेजमेंट दोनों के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाएंगे और एक्नोलेजमेंट रिमिटर को भेजी जाएगी। लेकिन ऐसे मनी ऑर्डर जो गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट, लोकल या म्यूनिसिपल बोर्ड्स के संबंध में जारी किए जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उस मनी ऑर्डर की एक्नोलेजमेंट को अपने पास रख सकते हैं। और इसके लिए वो क्या करेंगे, क्योंकि अब जो भी उस मनी ऑर्डर का प्रेषक होगा, रिमिटर होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि उस मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्तकर्ता को या भुगतानकर्ता को कर दिया गया है। तो जिस भी कार्यालय में या फिर जिस भी विभाग के लिए वो मनी ऑर्डर भेजा गया होगा, जो विभाग अपने पास उस पावती को रख लेगा उस मनी ऑर्डर के संबंध में, वो क्या करेगा, अपनी तरफ से एक डिपार्टमेंटल रिसिप्ट रिमिटर को भेज देगा कि उसको भुगतान इसका प्राप्त हो चुका है। क्लोज नंबर 224 है आपके पास इलिटरेट पेज के बारे में, अनपढ़ भुगतानकर्ता के बारे में। अब मान लीजिए कोई भी अनपढ़ व्यक्ति है, उसके लिए मनी ऑर्डर आया है, तो किस तरह से भुगतान किया जाएगा। इफ द पे ऑफ अ मनी ऑर्डर इज इलिटरेट, मान लीजिए किसी भी मनी ऑर्डर का भुगतानकर्ता अनपढ़ है, इट विल बी नेसेसरी फॉर हिम टू मेक हिज मार्क ऑन द मनी ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस हुज सिग्नेचर मस्ट बी ऑब्टेन्ड ऑन द ऑर्डर। तो यहाँ पे आवश्यक हो जाएगा कि जब उस मनी ऑर्डर का भुगतान उस अनपढ़ व्यक्ति को किया जाए तो एक गवाह की उपस्थिति में करना चाहिए और उस गवाह के हस्ताक्षर उस मनी ऑर्डर के ऊपर भी प्राप्त किए जाने चाहिए। तो जब भी किसी अनपढ़ व्यक्ति को मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाएगा तो एक गवाह की उपस्थिति में किया जाना चाहिए और उस गवाह के हस्ताक्षर फिर उस मनी ऑर्डर के ऊपर भी प्राप्त किए जाने चाहिए। क्लोज नंबर 225 है रिडायरेक्शन के बारे में, यानी कि जो मनी ऑर्डर्स होते हैं उनकी रिडायरेक्शन के बारे में। वैसे तो हम रिडायरेक्शन के बारे में पहले भी कर चुके हैं। इफ द पे ऑफ अ मनी ऑर्डर हैज मूव्ड फ्रॉम द प्लेस एट विच द ऑर्डर वाज ओरिजिनली पेएबल, अब जहां पे मूल रूप से उस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाना था वहां से उसका मनी ऑर्डर का भुगतान करता किसी और जगह पे चला गया एंड हैज लेफ्ट रिटन इंस्ट्रक्शंस विद द पोस्ट ऑफिस फॉर द रिडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स टू हिज एड्रेस, और साथ में वो क्या करके गया है, इंस्ट्रक्शन दे के गया, निर्देश देकर गया है डाक घर में, किसके संबंध में, उसके पते पर आने वाली डाक वस्तुओं के निपटान के संबंध में या पुनः प्रेषण के संबंध में। द मनी ऑर्डर विल बी रिडायरेक्टेड एंड विल बी पेएबल एट द रिवाइज्ड एड्रेस, तो वहां पे उस मनी ऑर्डर की रिडायरेक्शन की जाएगी, पुनर्निर्देशन किया जाएगा और मनी ऑर्डर जो है नए पते पर पे किया जाएगा, उसका भुगतान नए पते पर किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। इफ द ऑफिस ऑफ पेमेंट इज एन इंडियन पोस्ट ऑफिस, अगर भुगतान का कार्यालय भारतीय डाकघर है। तो रिडायरेक्शन या पुनर्निर्देशन के बारे में क्या आएगा, अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जिसको मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाना है वो मनी ऑर्डर पर दिए हुए पते से कहीं और चला गया है। अब आप ऐसी कंडीशन में वो क्या करके जाता है, पोस्ट ऑफिस में अगर रिटन इंस्ट्रक्शंस देके जाता है अपनी डाक वस्तुओं के पुनर्निर्देशन के संबंध में, तो उसके पते पर प्राप्त होने वाले मनी ऑर्डर को उसके नए पते पर भेज दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे अगर इस मनी ऑर्डर का भुगतान किसी भारतीय डाकघर के द्वारा किया जाना हो और नए पते पर फिर उस मनी ऑर्डर का भुगतान उस भुगतानकर्ता को कर दिया जाएगा।
क्लोज नंबर 226 से अब ये तीन आपके पास जो भी क्लोज आएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट। एड्रेस मतलब कि जो भी आपने पेई का पता लिखा है उसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर प्लेस ऑफ पेमेंट जहां पे आपने ओरिजिनली जब शुरुआत में भेजा था कि इस डाकघर या कार्यालय के माध्यम से इसका भुगतान किया जाए, अब आप उसमें भी चेंज करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, किसी अन्य डाकघर या कार्यालय के माध्यम से उस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाए, या प्लेस ऑफ पेमेंट जो भी भुगतान का स्थान है उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। कैसे किया जाएगा? The remitter of a money order which has not been paid may require that the addressee of the address of the pay shall be altered, or that the name of post office at which the order was originally made payable shall be changed। तो बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसने मनी ऑर्डर भेजा है, अगर वो क्या चाहता है, प्राप्तकर्ता के पते में परिवर्तन करना चाहता है या भुगतान के स्थान में परिवर्तन करना चाहता है, तो इस तरह के परिवर्तन की अनुमति है, वो ऐसा कर सकता है। The required change will be made without additional charges on the remitter। और इस चेंज के लिए, इस परिवर्तन के लिए प्रेषकों को किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। Applying in a writing to the post office at which the order was issued and producing the receipt and giving full particulars of the pay's address as entered in the money order। अब इस तरह के परिवर्तन के लिए जो आवेदन किया जाएगा कि आपको ये परिवर्तन करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आवेदन देना पड़ेगा। किस डाकघर में दिया जाएगा, जहां से उस मनी ऑर्डर को जारी किया गया था उसी डाकघर में देना होगा। साथ में उसकी आपको वो रसीद भी देनी होगी, जो रसीद आपको उस मनी ऑर्डर की बुकिंग के बाद या जारी किए जाने के बाद दी गई होगी। साथ में उसके ऊपर भुगतानकर्ता के पते के बारे में जो भी विवरण आपने प्रस्तुत किए थे वो भी आपको साथ में बताने पड़ेंगे। तो जब भी आपको प्राप्तकर्ता या भुगतानकर्ता के पते में या फिर भुगतान के स्थान में कोई भी परिवर्तन करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन आपको उसी डाकघर में करना होगा जहां से उस मनी ऑर्डर को ओरिजिनली जारी किया गया था, और साथ में आपको रसीद देनी होगी जो मनी ऑर्डर जारी करते समय आपको दी गई होगी, और साथ में जितने भी पर्टिकुलर्स होंगे पेई के प्राप्त यानी कि जो भी भुगतान करता है उसके पते के बारे में वो भी प्रस्तुत करने होंगे। क्लोज नंबर 227 है आपके पास अल्ट्रेशन ऑफ पेज नेम। भुगतानकर्ता के नाम में परिवर्तन के बारे में। The remitter of money order which has not been paid may require that the amount be paid to some person other than the pay named in the order। अब अगर रिमिटर चाहता है, प्रेषक चाहता है मनी ऑर्डर का कि जो भी मैंने व्यक्ति का नाम लिखा था मनी ऑर्डर जारी करते समय कि इस व्यक्ति को उस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाना है, मैं उसमें चेंज करना चाहता हूँ। यानी कि जिस व्यक्ति के लिए वो मनी ऑर्डर भेजा गया है, आप उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उस मनी ऑर्डर का भुगतान करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, रिक्वायर्ड चेंज विल बी मेड। तो ये जो चेंज आप चाहते हैं इसको भी किया जा सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, ऑन दी पेमेंट ऑफ अ सेकंड कमीशन इक्वल टू फर्स्ट। इसके लिए आपको एक दूसरे कमीशन का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि पहली बार जो आपने कमीशन दिया था वो कब दिया था, मनी ऑर्डर जारी करने के समय दिया था। अब आप उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के लिए आपने मनी ऑर्डर वो भेजा था उस व्यक्ति के बारे में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फिर दूसरा कमीशन देना पड़ेगा, और यह दूसरा कमीशन पहले कमीशन के बराबर होगा। यानी कि मनी ऑर्डर जारी करते समय अगर 10 रुपए आपसे कमीशन लिया गया था, तो दूसरी बार जब आप इस तरह का परिवर्तन करेंगे तब भी आपको 10 रुपए का कमीशन देना पड़ेगा। ऑन द रिमिटर अप्लाइंग इन राइटिंग टू पोस्ट ऑफिस एट विच द ऑर्डर वाज इशूड। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसी डाकघर में आवेदन करना पड़ेगा जहां से उस मनी ऑर्डर को जारी किया गया था, एंड प्रोड्यूसिंग द रिसिप्ट एंड गिविंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द पेज एड्रेस एज एंटर्ड इन द मनी ऑर्डर। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्राप्तकर्ता या भुगतानकर्ता के पते के जो भी पर्टिकुलर्स या विवरण आपने उस मनी ऑर्डर के ऊपर दिए थे वो आपको देने पड़ेंगे। जो भी मनी ऑर्डर के और साथ में क्या देनी होगी, रसीद भी देनी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर केवल आप भुगतान करता या पेई के केवल पते में परिवर्तन करना चाहते हैं या प्लेस ऑफ पेमेंट में परिवर्तन करना चाहते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, ये किया जाएगा। लेकिन अगर आप प्राप्तकर्ता या भुगतानकर्ता के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस तरह के परिवर्तन के लिए आपको दूसरा कमीशन देना पड़ेगा जो पहले कमीशन के बराबर रहेगा। The alteration of pay's name shall not be permitted in the electronic money order। प्राप्तकर्ता के नाम में परिवर्तन की अनुमति इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में नहीं दी जाएगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेजा जाएगा उसके मामले में आप प्राप्तकर्ता या भुगतानकर्ता के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तीसरा आ जाएगा आपके पास क्लोज नंबर 228 स्टॉपेज ऑफ पेमेंट के बारे में। अब आपने मनी ऑर्डर भेजा लेकिन आप उसका भुगतान रोकना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उसका रीपेमेंट कर दिया जाए, पुनर्भुगतान कर दिया जाए, तो वो कैसे किया जाएगा।
द रिमिटर ऑफ मनी ऑर्डर विच हैज़ नॉट बीन पेड मे स्टॉप पेमेंट एंड रिक्वायर दैट दी मनी ऑर्डर बी रीपेड टू हिमसेल्फ। कोई भी प्रेषक जिसने मनी ऑर्डर भेजा है वो उस मनी ऑर्डर का भुगतान रोकना चाहता है और साथ में वो चाहता है कि उस मनी ऑर्डर का जो पुनर्भुगतान है वो मुझे कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, दिस विल बी डन विदाउट एडिशनल चार्जेस ऑन द रिमिटर। तो ये भी किया जा सकता है, इसके लिए भी प्रेषक को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे। अप्लाइंग इन राइटिंग टू दी पोस्ट ऑफिस, इसके लिए डाकघर में लिखित आवेदन करना होगा। और कौन से डाकघर में करना होगा, एट विच दी मनी ऑर्डर वाज इशूड, जिस डाकघर से उस मनी ऑर्डर को जारी किया गया था। एंड प्रोड्यूसिंग द रिसिप्ट एंड गिविंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द पेज एड्रेस इज एंटर्ड इन द मनी ऑर्डर। और इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, प्राप्तकर्ता के जितने भी विवरण दिए गए होंगे पते के बारे में और साथ में उस मनी ऑर्डर के जारी करते समय जो भी रसीद दी गई होगी वो भी प्रस्तुत करनी होगी। तो 3 कंडीशंस यहाँ पे बन जाएंगी। अगर आप पेई के नाम में चेंज करना चाहते हैं या प्लेस ऑफ पेमेंट में चेंज करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। आप पेई के नाम में चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए मनी ऑर्डर भेजा गया था उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको दूसरा कमीशन देना पड़ेगा जो पहले कमीशन के बराबर रहेगा। तीसरी बात, उस मनी ऑर्डर के भुगतान को अगर आप रोकना चाहते हैं, उसकी रीपेमेंट लेना चाहते हैं, पुनर्भुगतान लेना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में भी आपको दूसरा कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ये भी किया जाएगा। इन नो केस हाउएवर विल दी पोस्ट ऑफिस बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएबिलिटी और फेलियर टू स्टॉप पेमेंट ऑफ अ मनी ऑर्डर इन कंप्लायंस विद द रिमिटर्स रिक्वेस्ट। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि किसी भी मामले में जब आपने क्या किया, भुगतान को रोकने के लिए आवेदन किया, लेकिन डाकघर अगर उसका भुगतान रोकने में विफल रहता है, ऐसी कंडीशन में डाकघर की उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने आवेदन किया, आप चाहते हैं पुनर्भुगतान मुझे किया जाए, लेकिन डाकघर अगर ऐसा पेमेंट रोकने में विफल रहता है, असफल रहता है, तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। क्लोज नंबर 229 है डिस्पोजल ऑफ डिटेन्ड और रिफ्यूज्ड मनी ऑर्डर्स। रोके हुए या अस्वीकृत मनी ऑर्डर्स का निपटान कैसे किया जाएगा। इफ दी पेई ऑफ अ मनी ऑर्डर कैन नॉट बी फाउंड, अब जो मनी ऑर्डर का भुगतान करता है यानी कि जिससे मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाना है वो पते पर नहीं मिलता है, और इफ दी पेई रिफ्यूजेस टू टेक पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ मनी ऑर्डर, या फिर जब पेई को उस मनी ऑर्डर को प्रस्तुत किया जाता है भुगतान करने के लिए और वो उसका भुगतान लेने से मना कर देता है, अमाउंट ऑफ मनी ऑर्डर विल बी रिटर्न्ड एट वंस टू द रिमिटर फ्री ऑफ चार्ज। तो ऐसी कंडीशन में उस मनी ऑर्डर की राशि प्रेषक को तुरंत वापस कर दी जाएगी। और कैसे की जाएगी, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी शुल्क के कर दी जाएगी। द कमीशन विल इन नो केस बी रिफंडेड, किसी भी मामले में किसी भी स्थिति में उस मनी ऑर्डर के लिए जो कमीशन होगा वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो डिस्पोजल ऑफ डिटेन्ड एंड रिफ्यूज्ड मनी ऑर्डर में क्या जाएगा, कोई भी मनी ऑर्डर जिसका पेई उसका भुगतान लेने से इनकार कर देता है तो उस मनी ऑर्डर को डाकघर में रोका नहीं जाएगा, तुरंत उसे क्या किया जाएगा, प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, बिना किसी शुल्क के कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, मनी ऑर्डर के ऊपर जो भी आप कमीशन का भुगतान करेंगे वो कमीशन का भुगतान आपको कभी भी वापस नहीं किया जाता है। क्लोज नंबर 230 है वॉइड मनी ऑर्डर्स के बारे में, शून्य मनी ऑर्डर के बारे में। If the payment of a money order to the payee cannot be affected and the amount cannot be repaid to the remitter owing to the latter not being found, the order will become void after the last date of second following month in which the order was issued। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोला गया, एक ऐसा मनी ऑर्डर जिसका भुगतान उसके भुगतानकर्ता को या पेई को ना किया जा सके, क्योंकि पेई उसका मिला नहीं। अब क्या किया जाएगा, क्योंकि पेई मिला नहीं या उसको भुगतान किसी कारणवश ना किया जा सके, तो उस मनी ऑर्डर की राशि प्रेषक को या रिमिटर को वापस की जाएगी। लेकिन वहाँ पे वापस जब वो मनी ऑर्डर आता है, रिमिटर भी उसका नहीं मिलता है, ऐसी कंडीशन में ना तो आप पेई को उसका भुगतान कर सके, ना ही रिमिटर को उसका पुनर्भुगतान कर सके, तो वो मनी ऑर्डर क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, वो मनी ऑर्डर शून्य हो जाता है। और कोई भी मनी ऑर्डर को शून्य कब माना जाएगा, वॉइड कब माना जाएगा, जिस महीने में इसको जारी किया जाता है उसके अगले महीने के लास्ट में जाके वॉइड हो जाएगा। समझेंगे यहाँ पे, मान लीजिए मार्च के महीने में एक मनी ऑर्डर आपने जारी किया, अब उसका भुगतान नहीं हो पाया, ना ही पेई को हो पाया, ना ही रिमिटर को वापस आप उसका पुनर्भुगतान कर पाए। अब ये वॉइड कब हो जाएगा, मार्च के बाद जो अगला महीना आएगा यानी कि अप्रैल महीना जो भी आएगा उसके लास्ट में जाके, यानी कि अप्रैल मंथ के लास्ट में जाके ये मनी ऑर्डर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ वॉइड मनी ऑर्डर
बी क्रेडिटेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो भी वॉइड मनी ऑर्डर होगा या शून्य मनी ऑर्डर होगा उसकी राशि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट कर दी जाती है, यानी कि केंद्र सरकार के खाते में उसको जमा किया जाएगा। बट इफ दी पे और रिमिटर सब्सिक्वेंटली अप्लाइज फॉर पेमेंट, लेकिन अब देखो क्या हो जाएगा, जिस महीने में जारी किया उसके अगले महीने के लास्ट में जाके वॉइड हो जाएगा। वॉइड होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को इसी राशि क्रेडिट कर दी जाएगी, लेकिन बाद में पे या उसका रिमिटर दोनों में से कोई भी उस मनी ऑर्डर के भुगतान के लिए आवेदन करता है, अप्लाई करता है, अमाउंट ऑफ द ऑर्डर विल बी पेड टू हिम। तो ऐसी कंडीशन में बताया गया उस मनी ऑर्डर की राशि का भुगतान उसे किया जा सकता है, चाहे वो पे हो चाहे रिमिटर हो, जिसने भी अप्लाई किया उसको उसका भुगतान किया जा सकता है ऑन द अथॉरिटी ऑफ द पोस्टल अकाउंट्स ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन इज मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर। लेकिन इसके लिए आवेदन आपको कब करना होगा, जब आपने मनी ऑर्डर जारी किया था उस तारीख के 1 साल की समाप्ति के पहले करना होगा। तो जहाँ पे बताएगी, लेकिन मनी ऑर्डर जो है बाद में अगर प्राप्त करता है या प्रेषक उसके भुगतान के लिए आवेदन करता है तो उनको उसका भुगतान किया जा सकता है, लेकिन उसे क्या करना होगा, राशि का भुगतान डाक लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर किया जाएगा। और दूसरी बात, इसके लिए जो आवेदन किया जाना चाहिए मनी ऑर्डर जारी करने की तारीख से 1 साल के भीतर किया जाना चाहिए। The amount of a money order other than a BP money order shall be repaid to remitter in case of pay is dead। भुगतानकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में वीपी मनी ऑर्डर के अलावा अन्य जो मनी ऑर्डर होगी उसकी राशि प्रेषक को वापस करती जाएगी, यानी कि जिसके लिए मनी ऑर्डर भेजा है अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी कंडीशन में जो भी उस मनी ऑर्डर की राशि होगी वो किसको वापस, रिमिटर को पुनर्भुगतान उसका कर दिया जाएगा, रिमिटर को वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर है आपके पास 231, स्पेशल मनी ऑर्डर फॉरम्स के बारे में, विशेष मनी ऑर्डर फॉरम्स के बारे में। Certain special types of money order forms have been prescribed for remitting government dues and some of them are current only within the limits of state for which they are issued। कुछ विशेष प्रकार के मनी ऑर्डर फॉर्म सरकारी बकाया राशि के भुगतान के लिए निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि जो भी सरकारी ड्यूज होते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति से सरकार ने अगर कोई भी राशि रिकवर करनी है या किसी और ने करनी है तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए कुछ मनी ऑर्डर निर्धारित किए जाते हैं, प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। और ये मनी ऑर्डर जो है उसी राज्य की सीमा के भीतर भी हो सकते हैं जहाँ से उनको जारी किया जाता है, मतलब कि केवल एक ही स्टेट के भीतर के लिए आप इनको जारी कर सकते हैं, इस तरह के भी ये मनी ऑर्डर हो सकते हैं। दीज फॉरम्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस कंसर्न्ड, और संबंधित डाकघर से आप इस तरह के फॉरम भी प्राप्त कर सकते हैं मनी ऑर्डर वाले। ऑप्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर का विकल्प, डायरेक्टर जनरल में एट एनी टाइम सस्पेंड द इशू ऑफ मनी ऑर्डर्स बाय एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस और ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस और डायरेक्ट दैट मनी ऑर्डर्स शुड नॉट बी इशूड एक्सेप्ट ऑन पेमेंट ऑफ स्पेशल रेट्स ऑफ कमीशन हायर देन द ऑर्डिनरी रेट्स। महानिदेशक किसी भी समय किसी विशेष डाकघर या डाकघरों के समूह द्वारा मनी ऑर्डर जारी करने की सेवा को निलंबित कर सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं कि मनी ऑर्डर सामान्य दरों से अधिक कमीशन की विशेष दरों के भुगतान के अलावा जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल के बारे में बताया गया कि उसके पास एक पावर रहती है, वो क्या कर सकता है, किसी भी डाकघर के द्वारा या डाकघरों के समूह के द्वारा जो मनी ऑर्डर जारी किए जाते हैं उन मनी ऑर्डर जारी करने की सेवा को निलंबित कर सकता है। फिर वो डाकघर या डाकघरों के समूह मनी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते हैं, या फिर वो निर्देश दे सकता है कि इन डाकघरों में जो भी वो बताएगा उन डाकघरों में जो मनी ऑर्डर जारी किए जाएंगे वो ऑर्डिनरी रेट्स के ऊपर जारी नहीं किए जाएंगे, वो स्पेशल रेट्स ऑफ कमीशन के ऊपर जारी किए जाएंगे। और ये जो विशेष दर होगी कमीशन की ऑर्डिनरी रेट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से डायरेक्टर जनरल के पास ये पावर रहेगी मनी ऑर्डर के इशू करने के निलंबन के बारे में। क्लोज नंबर 233 है ट्रांसमिशन ऑफ मनी ऑर्डर्स के बारे में, मनी ऑर्डर के प्रेषण के बारे में। ऑल मनी ऑर्डर्स आर कैरिड बाई एयर लाइक लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स विदाउट एनी सच आज व्हेनेवर सच अ कन्वेंस इज अवेलेबल एंड इज एडवांटेजियस। सभी मनी ऑर्डर पत्र और पोस्ट कार्ड की तरह बिना किसी हवाई अधिभार के हवाई मार्ग से ले जाए जाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स के बारे में किया था कि जितने भी प्रथम श्रेणी के डाक लेख होते हैं उनको मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है, उसी तरह से मनी ऑर्डर भी जो होते हैं उनको भी मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है। जहाँ पर भी इस तरह का साधन उपलब्ध हो और जहाँ पे भी इस तरह का एडवांटेज होगी तहाँ वहाँ पे मनी ऑर्डर का ट्रांसमिशन बाई एयर किया जाता है। और कैसे किया जाता है, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किया जाएगा।
तो ये आ जाएगा मनी ऑर्डर्स के बारे में क्लोज नंबर 234 से 254 आपके सिलेबस में नहीं है। टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर जो कि सस्पेंड हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, आपको नहीं करने हैं। तो ये आ जाएगा मनी ऑर्डर्स के बारे में। इसके बारे में जो भी बाकी चीज़ें बच जाएंगी, इनकी लिमिट्स के बारे में, कमीशंस के बारे में, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी आ जाएंगी। ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 करना शुरू करेंगे। कोई भी डाउट हो आपको ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई भी गलती नजर आए उस चीज़ के बारे में भी ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।